नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सभी का एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज की इस सीरीज में अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए हमारे चैनल पर एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी एग्जाम हुए थे ये उनकी कंप्लीट सीरीज चल रही है और आज बच्चों इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 1 का कंप्लीट एग्जाम। इस पेपर में रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन हुए थे उनका क्या क्या बच्चों लेवल था, एग्जैक्ट एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आए थे, उन सब का हम करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस। देखिए, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, जरूरी है बेटा आपके लिए कि आप इन पीवाईक्यूज का अध्ययन जरूर करें, आप इन पर प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के आप अपनी तैयारी को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आइए आगे हम शुरू करते हैं बच्चों आज इस क्लास का एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन, और आप एक एक सवाल को मेरे साथ सॉल्व करना, पेन कॉपी साथ लेके बैठिएगा, तभी आप सवालों पर बहुत अच्छे से अपनी कमांड कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इस शीट का आपके सामने है। सर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं कहते हैं, या आप इस टॉपिक को सिंपली बोर्डमास के अकॉर्डिंग सवाल भी कह सकते हैं। अगर एक ही इक्वेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशन होते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम बोर्डमास का रूल फॉलो करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ऐड और सब्ट्रैक्ट। लेकिन डायरेक्टली आपने इसको सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले हमें दो साइन को इंटरचेंज करना है। व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज? इट मींस जहां प्लस है वहां माइनस का साइन कर दीजिए, जहां माइनस है वहां प्लस का साइन कर दीजिए, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। सर, प्लस और माइनस को भी इंटरचेंज कीजिए, मल्टीप्लाई और डिवीजन को भी इंटरचेंज कीजिए। दोनों बातों को आप इंटरचेंज कर लेंगे, तब बताइए इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या बनेगा। तो बेहद आसान, सबसे पहले तो आप अपने सिंबल चेंज कीजिए, उसके बाद हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाएंगे। सर, 14014 डिवाइड बाई 14, बिकॉज आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर रहे हैं, माइनस की जगह प्लस कर रहे हैं, इंटू 8 माइनस 14। अगेन समझिए, जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड कर दिया, माइनस की जगह पे प्लस, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और प्लस की जगह पे माइनस। इसके बाद आप करेंगे, देखिए अब सिंपली बोर्डमास में ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, यू कैन स्टार्ट विद डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड 14,000, 14 को डिवाइड किया 14 से, रिजल्ट विल बी 1001, रिजल्ट विल बी 1001। 14,014 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट आएगा 1001, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 80 एंड माइनस 40। अब ये आपका सवाल बन गया सिंपल प्लस और माइनस। प्लस माइनस करना जानते हैं, पहले हम ऐड भी कर सकते हैं। 1081 माइनस 14, द करेक्ट आंसर 1067। 1067 आपके सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। पर रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ज्यादा मतलब नहीं है हिंदी या इंग्लिश, हमें यह पता है प्लस और माइनस इंटरचेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंटरचेंज, तो उसके बाद तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल आसानी से। सेकंड, सर अगेन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक वर्ड आपको दिया हुआ है, the positions of how many letters will remain unchanged if all the letters in the word meadow are arranged in the English alphabetical order। सर, हमारे पास एक वर्ड है MEADOW, अगर हम इनके सारे अक्षर को इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में रीअरेंज कर दें, जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग आना चाहिए ए, देन ए से
बाद में आना चाहिए डी, डी के बाद आना चाहिए ई, ई के बाद एम, ओ और डब्ल्यू। अगर इन्हीं सारे अक्षर को हम इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करें तो आप गौर कीजिए, एम की पोजीशन चेंज, ई की चेंज, ए की चेंज, डी की चेंज, ओ अपने सेम प्लेस पे है एंड डब्ल्यू अपने सेम प्लेस पे। तो टोटल 2 लेटर्स ऐसे हैं, दे आर ऑन द सेम पोजीशन। द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड? सर आई कैन से ओनली 2। 2 लेटर विल बी अनचेंज्ड। 2 ऐसे अक्षर रहेंगे जो अनचेंज रहेंगे और यही 2 आपके सवाल का उत्तर। अनचेंज कितने हैं, कितने चेंज नहीं हुए, उनको वेरीफाई करना, उनको ऑब्जर्व करना, दैट इज अ पॉइंट। सिंपल। सर प्लीज सी, in the following number pair, the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. It means आपके सामने कुछ नंबर के सेट दिए हुए हैं, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है। बड़ा ही सिंपल। पहला आपको सेट दिया हुआ है 280 एंड 140। एसएससी वालों ने इस पेपर पे दिमाग लगाया ही नहीं, सवाल यूं बना के दे दिए बच्चों को कि एकदम मतलब फ्री के नंबर, नॉर्मलाइज भी होगा तो बहुत दिक्कत वाली बात। सर 280 और 140 में हमें कुछ ऑपरेशन लगाना है। कॉमन सेंस से आइडिया पड़ रहा है, सर वी हैव टू डिवाइड बाय 2। अगर हमने 280 को हाफ कर दिया दैट इज 140। सर 186 का हाफ करेंगे तो 93। half of 186 is 93. The same, if I check with first option, 118 को अगर मैं हाफ करूंगा it will 59। देखिए बाकी किसी ऑप्शन में हाफ वाली बात फॉलो ही नहीं हो रही। 92 का हाफ 46 होता है, 86 का हाफ 43 होता है, 166 का हाफ 83 होता है। तो एग्जैक्टली हाफ जो मिल रहा है वो केवल और केवल मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो यही अपने सवाल का आंसर। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में दिए जा रहे हैं कि मतलब सीजीएल के लेवल का तो आइडिया ही नहीं है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के नाम पर आप दे रहे हैं हाफ कर दीजिए। अरे भाई कोई टिपिकल नियम दिया होता, कोई मुश्किल सी बात दी होती तो बहुत सोचना पड़ता, दिमाग लगता, तो बात समझ में आती कि हाँ भाई इसमें रीजनिंग है। यहां तो कुछ रीजनिंग का लेवल लग नहीं रहा कि हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो कहां हाफ किया हुआ है? इतनी सिंपल जानकारियां, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आप बन जाते हैं इंस्पेक्टर। तो मतलब रीजनिंग में एक सिली मिस्टेक आपको बहुत दूर तक पीछे ले जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस पे कभी गलती होनी ही नहीं चाहिए। 100% एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। सर द पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड? दिस क्वेश्चन बिलोंग टू पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और यू कैन से पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अभी आप जब कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़ेंगे, फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे, तो ये जान पाएंगे कि सर असल में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग नाम के टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ऑब्जर्व करना है, और ये टॉपिक कुछ और नहीं होता सर। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग असल में मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का मिक्सचर है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक मिक्सचर है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। नाउ आई कैन से यू हैव ए पेपर, पहले इसने आपने इसको टॉप साइड में यानी ऊपर की ओर फोल्ड कर दिया, देन आपने इसको लेफ्ट में फोल्ड कर दिया। अब जैसे जैसे फोल्ड किया है हम ओपन कर देंगे। अगर मैं इस पोर्शन को राइट में ओपन करूंगा तो यहां मुझे दिखेगी इसकी कुछ ऐसी इमेज जिसे हम बोलते हैं मिरर इमेज। लेफ्ट एंड राइट चेंज, टॉप एंड बॉटम सेम। तो इसके पास में एक ऐसी फिगर बननी चाहिए। सर यहां नहीं है, सर यहां भी नहीं है, यहां दोनों ऊपर की साइड में कर दिए। अरे भाई जब हमने यहां कट नीचे लगाया था तो ये ऊपर की साइड तो बन ही नहीं पाएगा। ऑप्शन ये भी आउट, ए आंसर खत्म। बाकी का पेपर ओपन करने की भी नीड नहीं है। अगर आप ओपन करेंगे तो देख पाएंगे
सर नीचे बनेगी वाटर इमेज, वाटर इमेज में टॉप एंड बॉटम चेंज होंगे, ऊपर और नीचे की आकृतियां बदलेंगी, तो ये आकृति ए वाली बननी चाहिए। दिस इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ राइट आंसर। बहुत सिंपल इजी इंफॉर्मेशन है, बिना कोई डाउट के आप ऐसे सवाल तुरंत कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिरर इमेज। और दोस्तों आप ये जानते हैं, अगर मिरर आपके राइट में या लेफ्ट में लगा है तो हमें केवल और केवल एक ही चेंज करना है, लेफ्ट और राइट को चेंज कर दीजिए। फिगर में लेफ्ट और राइट को चेंज कर दीजिए, टॉप एंड बॉटम में चेंज करने की कोई नीड नहीं है। टॉप एंड बॉटम विल बी सेम, वी हैव टू चेंज ओनली लेफ्ट एंड राइट। आप ये जान पाएंगे, सर ऑप्शन से क्वेश्चन करना है, पेन उठाने की नीड नहीं होती। अगर राष्ट्र में एन है, एन का अगर लेफ्ट राइट चेंज होगा तो ये ऑप्शन सी और डी तो अपने एन से ही आउट हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। एन को सेम रख पाना पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट और राइट चेंज हो गए, सी और डी आउट हो गए। फिर आपने कहा सर ओ कोई बात नहीं, वी सेम है, जेड, सर जेड की अगर मिरर इमेज बनती है तो जेड कुछ इस प्रकार का बन जाता है। मिरर इमेज में जेड को लेफ्ट राइट में चेंज करते हैं तो जेड कहीं सेम नहीं रहता, ऑप्शन बन गया ए। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग कटिंग, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए। ऑब्जेक्टिव पेपर है, एबीसीडी उत्तर चाहिए, क्यों कब कहां कैसे मतलब नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात समझनी है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में भी आपको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। साथ साथ कमेंट में आंसर भी कीजिएगा ताकि हम जान पाए कि आप इन क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस आपके लिए जारी रहेगी। अभी हम सीजीएल के पेपर कर रहे हैं, आगे सीएचएसएल भी करेंगे, सीपीओ भी करेंगे, एमटीएस भी करेंगे। पीवाईक्यूज की सीरीज कंप्लीट सेट वाइज भी चलेगी, हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे। हम आपके लिए फाउंडेशन कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, कंप्लीट रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके सब आपको मिलेगा एक साथ, और वो भी एकदम अपडेटेड, एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 6। सर अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बोर्ड मास एंड बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि सर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी नियम तो एक ही जानते हैं दुनिया में, और वो है रूल ऑफ बोर्ड मास। हालांकि इन क्वेश्चन में ब्रैकेट और ऑफ का यूज नहीं होता है, तो डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉलो करना। बट द क्वेश्चन इज, सर दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। विच टू नंबर्स नॉट डिजिट, देयर इज अ डिफरेंस इन डिजिट एंड नंबर। लाइक 48 एक नंबर है, 4 एंड 8 इसके डिजिट्स हैं, 12 एक नंबर है, 1 एंड 2 इसके डिजिट्स हैं। द पॉइंट इज, टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक दिस इक्वेशन करेक्ट। कहने का मतलब अभी ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, हम कौन से ऑप्शन चेंज करें, कौन से नंबर चेंज करें कि इक्वेशन करेक्ट बन जाए। देखो सबसे पहली बात क्या है, आपका रिजल्ट बन रहा है इंटीजर, पूर्णांक। 27 इज अ इंटीजर, एक पूर्णांक है। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना होगा कि सारे सारे नंबर जो रिजल्ट बने वो इंटीजर ही बने, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। सर आपने कहा पहला ऑप्शन 3 एंड 4, देखिए अगर मैं 3 यहां कर दूंगा, 4 इस पॉइंट पे, 3 इस पॉइंट पे, 3 और 4 को चेंज करने पर भी मेरी इक्वेशन इंटीजर ही रहती है, तो डेफिनेटली मुझे ये ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन ट्राई करने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता हमारे पास, लेकिन ये देख लेना कि रिजल्ट इंटीजर बन रहा है। सर अगर मैं 3 और 4 को चेंज करता हूं तो रिजल्ट कुछ इस टाइप का सा बनता है, ये वाला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसका रिजल्ट 27 हो गया तो अपना ऑप्शन ए है, और नहीं हो पाया देन वी हैव टू गो विथ सेकंड। सिंपल सर, 48 डिवाइड बाई 4 12, 12 3 जा 36, 6 7 जा 42 एंड प्लस 21।
थोड़ा सॉल्व कीजिए। 36 एंड 12 48, 42 में से 21 गए 21, जी हाँ 27 आ गया। हमें 27 रिजल्ट चाहिए था, एक ही ऑप्शन को चेक किया और मिल गया आंसर, तो आगे फिर कहने की नीड नहीं है। मतलब अगर 3 एंड 4 को चेंज कर दिया जाए, और ध्यान रखना आप इस 4 की जगह पे 3 नहीं कर सकते, हमने डिजिट को चेंज नहीं करना, पूरा पूरा नंबर चेंज करना है। देन 3 एंड 4 विल बी चेंज, देन माय आंसर विल बी ए ऑप्शन। दिस इज अ रूल ऑफ बोर्ड मास। अभी आजकल के पेपर में 2 क्वेश्चन बोर्ड मास के आ रहे हैं, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ साथ इन टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है, इनमें गलती होनी नहीं चाहिए ताकि आप अपना स्कोर सिक्योर कर पाए। सर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ basic science, you can say. 3, the question contains pair of words, these are related to each other in a certain way. 3 of them following 4 words pair like same. हमने हर पेपर में बात की है कि इस क्वेश्चन का नाम होता है क्लासिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है ऑड वन आउट, या हम इसे बोलते हैं विजातीय छांटना। कहने का मतलब आसान बात है सर, आउट ऑफ दिस 4 3 वुड बी सेम। 4 में से 3 बातें एक जैसी होंगी, डेफिनेटली होंगी सर। बोन ऑर्थोपेडिक, सर आपने देखा होगा जो बोन्स के डॉक्टर होते हैं, हड्डियों के विशेषज्ञ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक। तो बोन का जो डॉक्टर है इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिक। और हिंदी में भी चीजें आसान है, हड्डी, जो हड्डी का डॉक्टर है वो किससे है? ऑर्थोपेडिक से। पेट का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यस। आंख का नेत्र रोग विशेषज्ञ, इंग्लिश में आप पढ़ पाएंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन यूट्रस का डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट नहीं होगा। यूट्रस का डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यूट्रस मतलब गर्भाशय का डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ये इसका काम नहीं है। वैसे यूरोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं मूत्र रोग विशेषज्ञ। वैसे पेपर में ये शब्द ऐसे ही आते हैं, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, तो ये मतलब ऐसा नहीं है। आप इसकी हिंदी जानेंगे तो अपने मन से कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जो हड्डियों के रोग होते हैं। गैस्ट्रोलॉजिस्ट उदर रोग, उदर मतलब बोलते हैं पेट को, जो पेट के रोग हैं उनके लिए आते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। लेकिन नेत्र रोग ये लिखा ही है। तो गर्भाशय का जो ट्रीटमेंट है वो मूत्र रोग डॉक्टर नहीं करते, ये उस फील्ड में नहीं है। तो बाकी 3 बातें तो सर एक जैसी हैं और बी ऑप्शन उनसे मैच नहीं कर रहा, देन दिस इज अवर राइट आंसर। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ऐसा कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आप रूटीन लाइफ में वर्ड सुनते हैं वही दिए गए। सर, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंफ्यूज्ड इज रिटन एज 7। बहुत छोटा सा कोड दिया आपने, कंफ्यूज का कोड दिया है, तो कोई आपको अल्फाबेट पे नंबरिंग पे कुछ दिमाग लगाने की नीड नहीं है। जब इतना सिंपल कोड दिया जाए, कभी कोड किया हुआ है 7, चैन का कोड किया हुआ है 4, अडल्टहुड का कोड दिया हुआ है, पूछा गया। तो सर जब इतना सिंपल कोड आए, व्हेन यू गेट कोड लाइक दिस 7 4 इस टाइप के, देन काउंट योर नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की संख्या। इनका जो कोड बनता है वो बनता है अक्षरों की संख्या। नंबर ऑफ लेटर के बेस पे कोड बनेगा, मतलब कि सर आप कह पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल इसमें लेटर थे 8, उसमें से एक कम किया हुआ है 7। टोटल 8 लेटर थे, एक माइनस कर दिया 7। 1 2 3 4 5, 5 में से एक कम कर दिया 4। नंबर ऑफ लेटर काउंट कीजिए, -1 कीजिए,
सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर -1 then 8 is the correct answer. When you get question like this, इतने सिंपल कोड आए तो कोई अल्फाबेट की नंबरिंग को प्लेस करने की नीड नहीं है. जस्ट चेक द नंबर ऑफ लेटर्स और उसमें से एक कम भी कर सकते हैं, कभी एक ऐड भी कर सकते हैं. कहने का मतलब नंबर ऑफ लेटर से क्वेश्चन बनते हैं, ये काउंट करके भी आंसर कर सकते हैं. देखिए, हमें पीवाईक्यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, हम क्वेश्चंस का ट्रेंड समझ पाते हैं. हम ये समझ पाते हैं कि एग्जाम में पैटर्न किस किस टाइप के आते हैं, ताकि आने वाले क्वेश्चंस पर भी हम उसी प्रकार अपनी अप्रोच लगा पाएं, अपना काम कर पाएं. वन मोर सर, सेम क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वही क्लासिफिकेशन. ये जो ऊपर वाली इतनी बड़ी कहानी लिखी आती है, इसको यूं बार बार आपको पढ़ने की नीड नहीं होती. इसका शॉर्ट मतलब ये होता है कि भैया अगर मैंने कहीं 13 लिखा है तो 1 और 3 को अलग अलग नंबर मानकर इन पर काम नहीं करना. ये 13 वुड बी करेक्टेड एज 13. 1 और 3 अलग अलग, ऐसा नहीं कि इनका डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिजिट्स को ऐड कर देंगे ना. 13 को 13 ही कंसिडर करना है. तो चार में से एक चीज को अलग करना तभी मुमकिन हो पाता है जब 3 पॉइंट सेम होते. जब तक आपको चार में से तीन बातों में सिमिलरिटी नजर नहीं आती, हम एक बात को अलग भी नहीं कर पाएंगे. सर पॉइंट इज 151 एंड 19, 128 एंड 16, 135 एंड 17, 103 एंड 30. अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस देख पाएंगे तो आपको ये अनुमान लग रहा होगा, सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 टाइम्स तो सारे ही हैं. देखिए यहां मैं देखूं तो ऐसा चलूं इस तरफ, 19 इंटू 8 होता है 152 और माइनस किया हुआ 1. 19 इंटू 8 152 माइनस 1. सर 16 इंटू 8 एग्जैक्टली 8 गुना. 17 इंटू 8 होते हैं 136 माइनस 1. 13 इंटू 8 होते हैं 104 माइनस 1. ओ 19 इंटू 8 माइनस 1. 16 इंटू 8 एग्जैक्टली 8 टाइम्स. 13 इंटू 8 माइनस 1. 17 इंटू 8 माइनस 1. तो बाकी सब में तो मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 है, लेकिन सर यहां एग्जैक्टली 8 टाइम्स है. बी ऑप्शन के अलावा बाकी सब में सेकंड नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट बनाया. देखिए आप रिलेशन इसका इससे बनाइए, इसका इससे, उससे फर्क नहीं पड़ता. दोनों चीजें आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, दैट शुड बी सेम इन 3 पार्ट्स. 3 पार्ट में सेम होगा तो चौथा अपने आप अलग हो जाएगा. इतनी सी बात है, इतना सा पॉइंट है. क्लियर? वाओ सर, दिस टॉपिक यू नो द नेम इज फिगर सीरीज. बहुत ही शानदार टॉपिक है ये. अच्छे अच्छे सवाल भी इसके समय समय पर पूछे जाते. सर आपको एक फिगर में 4 फिगर तो बना के दिए हैं और 5वीं फिगर पूछा गया, व्हाट शुड बी देयर. सर अगर मैं देखूं इसमें ओनली 1 सिंबल, 2 सिंबल, 3 सिंबल, 4 सिंबल, अब आएंगे 5. पहले वाली फिगर में 1 सिंबल है, फिर 2, 3, 4, 5. मतलब कि एक एक सिंबल एड ऑन चल रहा है, एक एक सिंबल एड ऑन चल रहा है और पुराने वालों की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है. एट द रेट यहां भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां भी तो एट द रेट आएगा ही आएगा. फर्स्ट वाली सेकंड थर्ड फोर्थ सेम चल रहा है. फिर यहां से देखो स्टार स्टार्ट हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो स्टार यहां भी आना चाहिए सेम. देन सर इसमें परसेंटेज स्टार्ट हो गया, परसेंटेज यहां भी है, यहां भी. जो एक फिगर आपकी शुरू हो गई वो सब में कंटिन्यू चल रही है, उसको चलने में कोई प्रकार का डाउट नहीं. सर इक्वल टू था, इक्वल टू तो आएगा ही आएगा. अब पॉइंट ये है
कि इक्वल टू के बाद में एक नई फिगर भी आएगी। हर बार एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं, पहला @ स्टार परसेंटेज इक्वल टू डॉलर, सर डॉलर का अब तक यूज नहीं किया था, एक नया सिंबल डॉलर भी आ जाएगा, हो गया। देखिए बाकी के ऑप्शन आपने जानबूझ के गलत दे रखे। यहां इक्वल टू आना चाहिए, आपने परसेंटेज 2 बार दे दिया। सर डॉलर इस साइड नहीं आ सकता, ये इसी पैटर्न में चल रहा है, क्लॉकवाइज यही आएगा। सर यहां आपने इसी साइन को चेंज कर दिया, नहीं, एग्जामिनर की मजबूरी है बेचारे की। 4 में से 3 ऑप्शन गलत करने पड़ते हैं, जैसे मर्जी बनाए 3 जगह गलतियां करनी पड़ेंगी। आप तो अगर सही बात को ढूंढ लेते हैं तो बाकी बातों पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इतने आसान आसान क्वेश्चंस हैं और इनमें कोई आदमी गलती करे भाई साहब, फिर तो बहुत चिंता का विषय। ये है एक शानदार टॉपिक, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब, इसे हम कंटिन्यू सीरीज भी बोलते हैं, रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट व्हेन sequentially placed in the blank in given series will complete the series। सर ये एक सीरीज है, मैं इसे नोट कर देता हूं, Q P R R Q P R P Q P R P। सर है क्या ना, सबसे पहले आप इन्हें काउंट कीजिए। आपका फर्स्ट टास्क है, यू हैव टू काउंट ऑल दीज लेटर्स इंक्लूडिंग ब्लैंक्स। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सर टोटल आपको 21 मिलते हैं। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं 3 इंटू 7, इसका मतलब सर 3 3 के 7 फैक्टर या 7 7 के 3, बड़े वाले के चांस ज्यादा होते हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या ये 7 7 पे बात बन रही है। 3 3 6 7 ऐसा अगर मैं करके देखूं, एक्सपेरिमेंट है, करके देखना होगा हमें। 3 2 5 2 7। सर थोड़ा मैच कीजिए, देखो लास्ट में क्यू 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 आ रहा है, सेकंड वाला पी 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 बन रहा है, काफी हद तक सेम है। अगर मैं सिमिलरिटी बनाऊं, देखो फर्स्ट वाला है क्यूपी क्यूपी एंड क्यूपी, उनके बाद आर डबल आर डबल आर, देन पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू। यानी अगर मैं 7 7 का फैक्टर बनाऊं, आप देखिए कितनी बातें सेम मिल रही हैं। क्यूपी डबल आर पी आर क्यू, क्यूपी डबल आर पी आर क्यू, क्यूपी डबल आर पी आर क्यू, बन गया। यानी ये एक लेटर था, एक वर्ड था जिसको रिपीट किया गया। तो ब्लैंक्स में आपने जो फिल किया वही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं, बी केयरफुल। सर आर पी क्यू आर आर क्यू आर आर, आर पी क्यू आर आर क्यू आर आर, ऑप्शन नंबर बी, आर पी क्यू डबल आर क्यू डबल आर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार लिखने में या काउंट करने में गलती कर देते हैं, सो बी केयरफुल। ऑप्शन भी बड़े यूं कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ठीक से ऑप्शन पढ़ना, ठीक से वेरीफाई करना। कुछ कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आपके 10 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, और किसी किसी क्वेश्चन पे अगर 25-30 सेकंड भी लग जाएं तो बुराई नहीं है। मैं ये मानता हूं आपको रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ में 12 टू 15 मिनट के टाइम में बड़े आराम से कर लेने चाहिए। जो आजकल का लेवल चल रहा है वो तो 10 मिनट का खेल चल रहा है। बाकी मान के चलिए 12 मिनट में अगर आप सवाल करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, और 12 मिनट में अगर आप 25 क्वेश्चन एक्यूरेट कर पाते हैं सर, तो इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता, जीके को भी आप तेज कर पाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए हम अपने मार्जिन को साथ साथ लेके चलेंगे,
ये बात समझेंगे कि रीजनिंग का पेपर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ये घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इससे ऊपर का टाइम कभी देना नहीं। ये मैक्सिमम है, आप इससे कम कर पाए सोने पे सुहागा है, लेकिन सर ये तो मतलब मैक्सिमम वाली बात है। अगेन 16 is related to 112. Sir, 16 is related to 112 in a certain logic. Following the same logic, 26 is related to 182. 26 is related to 182. Which of the following is 44 related to same? The point is, sir, this is analogy, सादृश्यता। 4-5 सवाल इनके आते हैं। 16 का रिलेशन है 112 से, 26 का है 182 से, 44 का किससे? सर अगर मैं 16 और 112 की बात करूं तो टेबल आपको थोड़ी बहुत बेसिक आती होंगी, आप जान पाएंगे। 16 इंटू 7 112। सर 26 इंटू 7 करेंगे तो सेम आएगा ना? यस, 114 42 एग्जैक्टली 7 टाइम है। अरे भैया सोचना भी नहीं है तो 7 टाइम कर दीजिए ना, 7 टाइम करेंगे तो 308। फर्स्ट नंबर को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। रिलेशन यही इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में है। सेम जानकारी बननी चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए। समर इज रिलेटेड टू सीजन। गर्मी का संबंध दिया है ऋतु से, ग्रीष्मकाल समर। कॉटन इज अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ क्या? सर आप जानते हैं सीजन समर है, विंटर है ना, ये समर है। तो कॉटन क्या है? कॉटन एक प्रकार का क्लॉथ है। कॉटन क्या है? एक प्रकार का कपड़ा है। भी हम कपड़े पहनते हैं, ये कोट कॉटन का है, ये सूती है, या मान लो कोई आपने कहा कि ये लिनन का है ना, ये सिंथेटिक है। तो कुछ भी ऐसे अलग अलग फैब्रिक्स है, कपड़े हैं, क्लॉथ हैं। तो क्लॉथ का, कपड़े का एक प्रकार क्या हो गया? कॉटन। सिंपल सी बात। सीजन का एक टाइप है समर, क्लॉथ का एक टाइप क्या है? कॉटन। बाकी पेड़, ग्रेन, अनाज ये सब नहीं है सर। अनाज एक अलग चीज है, रंजक अलग है। डाई, तो डाई करते हैं ना, डाई। कपड़े ब्लैक हैं, आपने व्हाइट कर लिए, ग्रीन कर लिए, वो डाई कर लिया, तो डाई है, ये कलर को होते हैं। पेड़, ट्री। तो कपड़े का संबंध किससे हो गया? कॉटन से। सेम। सर इस क्वेश्चन में कंक्लूजन बाय चांस प्रिंट नहीं हो पाए तो हम इसको हिंदी में कर लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों जानते हैं। दिए गए स्टेटमेंट के बेस पर हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बेस पे हम करेंगे कंक्लूजन। बाय चांस प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वहां पे कंक्लूजन इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाए तो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, डोंट वरी। वैसे इंग्लिश क्या बनेगा? ऑल बॉटल्स आर जग। ऑल बॉटल्स आर जग। डायग्राम बनाइए, ये है बॉटल, ये जग। ऑल बॉटल आर जग। कुछ बोतलें फ्लास्क हैं, सम बॉटल आर फ्लास्क, दीज आर फ्लास्क। सम बॉटल आर फ्लास्क। कुछ बॉटल फ्लास्क हैं और सभी फ्लास्क बिन हैं, ऑल फ्लास्क आर बिन। रिपीट कर रहा हूं, ऑल बॉटल आर जग, सम बॉटल आर फ्लास्क एंड ऑल फ्लास्क आर बिन। कंक्लूजन क्या है? पहला, सम बॉटल्स बिन है। हाँ, बॉटल और बिन का रिलेशन तो परमानेंट बन रहा है, तो सम बॉटल बिन एक्यूरेट। सम, कुछ जग बिन है। हाँ भाई, जग और बिन का रिलेशन भी तो है, डेफिनेटली। फर्स्ट पॉइंट करेक्ट, सेकंड पॉइंट करेक्ट। एक यहां थर्ड भी है, कुछ फ्लास्क जग हैं, सम फ्लास्क आर जग। सर फ्लास्क का और
जग का रिलेशन भी तो है, ये जो कॉमन पार्ट है, ये फ्लास्क भी है और जग भी है। सम फ्लास्क आर जग, करेक्ट। तो वी हैव थ्री कंक्लूजन्स, 1 2 3 एंड ऑल आर ट्रू। कोई पूछे कौन कौन सा कंक्लूजन सही है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। सर ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। तीनों को वेरीफाई कीजिए, तीनों को जांचिए, तीनों आपके अकॉर्डिंग क्या बनने चाहिए, सही। जानकारी बिल्कुल सिंपल। सिलॉक्स तो दो दो सवाल पेपर में आएंगे और फाउंडेशन कोर्स पढ़ने के बाद हमारी गारंटी है पेपर में एक क्वेश्चन भी गलत हो नहीं सकता। ब्लड रिलेशन, कोडेड रिलेशनशिप, blood relation is coded relationship. What is the meaning? A plus B means A is the son of B. A plus B का मतलब है A B का बेटा है। A माइनस B का मतलब है A B की वाइफ है। A मल्टीप्लाई B का मतलब है A B का भाई है, ब्रदर है। एंड डिवाइड का मतलब है A B की माता है, A B की मदर है। सर ये होता है अपना मेन कंटेंट और इस कंटेंट का हमें डायग्राम बनाना है और बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू। सो द बेस्ट मेथड इज डायग्राम। हम इस बात को पढ़कर इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल T इंटू एम। सर T इंटू एम मीन्स T इज द ब्रदर ऑफ M, बिकॉज मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर, देन T इज द ब्रदर ऑफ M। पॉइंट इज टू बी नोटेड, स्क्वायर का मतलब मेल, सर्किल का मतलब फीमेल। M का जेंडर नहीं दिया, लिखा भी नहीं है। R माइनस टी, सर R T की वाइफ है, डबल लाइन का यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, R T की वाइफ है। Q डिवीजन R, Q R की मम्मी है, मदर बड़े होते हैं हमसे, ऊपर बनाएंगे Q R की मदर। P प्लस Q का मतलब P Q का बेटा। सर अगर P Q का बेटा है तो वो R का भाई होगा। P Q का बेटा है तो R का भाई। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हमने डायग्राम पे बना दिया और अब हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सी, M इज द सिस्टर ऑफ T। नहीं सर, M का जेंडर डिसाइड नहीं है। जब M का जेंडर डिसाइड नहीं है तो ये ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, इसलिए M के बारे में जानकारी नहीं है। P इज द ब्रदर ऑफ R। यस, P इज द ब्रदर ऑफ R, P R का भाई है। Q इज द मदर ऑफ M। ना, M के भाई की पत्नी की मम्मी है, Q उसकी मम्मी नहीं है। T इज द ब्रदर ऑफ P। नहीं, P की वाइफ है, सॉरी P की बहन है, बहन के पति हैं तो उसके जीजा हैं, ना कि उनके भाई हैं। तो केवल ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। अगर आप कोडेड रिलेशनशिप को डायग्राम पे कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद बातें चेक करने में कोई डाउट नहीं है, सो सिंपल, राइट। सर दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड फिगर, या आप कह सकते हैं छुपी आकृति खोजना। सर ये मेरा क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड फिगर एक्स। एक सर्किल है और इसमें एक ट्रायंगल दिया है, एक लाइन दी है। कंटेन्स फिगर एक्स इन द सेम फॉर्म, मतलब ऐसा घुमाना उमाना नहीं है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, एग्जैक्टली उसी रूप में मिलनी चाहिए। तो ये तो खाली यूं है कि आपको बताना है कि भैया आंखें ठीक से खुलती हैं। अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, देखो तो जो भी आपकी क्वेश्चन फिगर है ये आपको ऑप्शन नंबर बी में हूबहू एग्जैक्टली सेम उसी प्रकार में नजर आ रही है और बाकी किसी ऑप्शन में आपको सेम फिगर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन मतलब फिगर नंबर 2 है, तो ऑप्शन टिक करेंगे ए। फिगर नंबर 2 है, ऑप्शन टिक करेंगे ए। ए में लिखा है 2 4 1 3। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा सेकंड फिगर है, बी टिक कर लेते हैं। बी नहीं, बी नहीं है, सेकंड फिगर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, देन ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी राइट आंसर।
दिस इज अ अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ फिगर सीरीज. प्लीज चेक इन प्रीवियस पेपर ऑल्सो. पिछले सालों में भी जो एग्जाम हुए हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं. 1, 2, 3, 4. 4 figure are given and fifth figure is क्वेश्चन. आप ये नोटिस करना कि 1 और 2 में जो चेंज हुए हैं क्या एग्जैक्टली चेंज 3 और 4 में हुए. जो चेंज, सवाल को ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ये 2 फिगर, ये 2 फिगर. सर 1 एंड 2 में जैसा भी चेंज हुआ है क्या एग्जैक्टली चेंज 3 और 4 में हुआ है. आओ देखते हैं. सर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर स्टार था, सेंटर पे आया. लेफ्ट साइड में ऊपर डी था, सेंटर पे आया. वाह. लेफ्ट नीचे प्लस है, ऊपर गया कोने पे. स्टार है, ऊपर गया कोने पे. लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी सेंटर पे एन है, कोने पे आया. 2 है, कोने पे आया. राइट हैंड साइड में ऊपर डी है, नीचे कोने पे. एन है, नीचे कोने पे. बीच में 2 था, ऊपर. बीच में प्लस था, ऊपर. 8 था, जस्ट ऊपर. 8 था, जस्ट. सारे मैच करने की नीड नहीं होती, थोड़ा मैच कर लीजिए, आपको अनुमान हो जाएगा. 1 एंड 2 का चेंज डिटो मिल रहा है 3 एंड 4 में, तो क्या करना होगा. सर ऑड से इवन में सेम नियम चल रहा है, तो 2 से 3 एंड 4 से 5 में सेम पॉलिसी. इफ 2 से 3 का चेंज देखोगे देन 4 से 5 में चेंज मिलेगा. मतलब इन दोनों का चेंज होगा, वो यही आपको मिलेगा सेम. जो चेंज इन दोनों में वही आपको आगे दोनों में मिलेगा. तो आइए थोड़ा उस चेंज को देख लेते हैं. तो देखो यहां पे इस कोने पे 2 दिखा है, अगली बार ये सेंटर पे आ गया. यहां पे प्लस दिख रहा है, तो प्लस सेंटर पे आएगा पक्का. लेफ्ट साइड में ऊपर 2 था, अगली बार सेंटर. लेफ्ट साइड में ऊपर प्लस है, अगली बार सेंटर. सर प्लस में सेंटर में आएगा, इस बात के 2 ही ऑप्शन है. आपने कहा सर नीचे की साइड में डी है, ऊपर चला गया जस्ट. नीचे की साइड में एन है, जस्ट ऊपर आ जाएगा. एन ऊपर आएगा, इस बात का मेरे पास एक ही ऑप्शन है. अब बाकी बातों को चेक ना करो तो भी काम चलेगा सर. आप मैथ्स कर रहे हो. ये जो प्लस है एक प्लेस नीचे, ये जो 8 है एक प्लेस और नीचे. स्टार भी एक प्लेस नीचे, और ये 8 भी एक प्लेस नीचे. तो सारे ऑप्शन ऐसे मैच करने की नीड नहीं होती. ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिए. 1 एंड 2, 3 एंड 4 का चेंज सेम, तो 2 से 3, 4 से 5 का चेंज सेम. ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे आसान कोई मेथड हो नहीं सकता. थोड़ा आकृति को गौर से देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूं. इट्स अ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग. एक कागज को फोल्ड किया गया और उस पर कट लगाए गए. ओपन करने पर कैसा दिखेगा, तो आप जानते हैं सर ये कुछ और नहीं है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का मिक्सचर है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिरर इमेज एंड वाटर इमेज. पहली बात तो ये आपकी जो मेजर फिगर है ये वाली, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है सर. ये तो आपकी कट आपने लगाया है. ओरिजिनल फिगर में तो कोई चेंज होना ही नहीं होता. ओरिजिनल फिगर में तो कोई चेंज होना ही नहीं होता. रह गए ऑप्शन कौन से, सी और डी. सर गौर कीजिए, जब इसको आप, अच्छा इसमें भी तो यहां कट लगाना भूल गए, ये कट दिया ही नहीं. ओरिजिनल फिगर को कोई चेंज नहीं है, तो केवल आंसर एक बच गया, सी. जो मेजर आपने चेंज किया था वो चेंज तो होने का संभव ही नहीं है. 3 ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गए, एक बच गया, सी. और देखिए ना, इस आकृति की इधर लेफ्ट, नीचे वाटर, एग्जैक्टली सेम फिगर बननी चाहिए, सेम फिगर का पॉइंट बनना चाहिए. यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा. वैसे ये भी आंसर ठीक दिया नहीं हुआ, वैसे इसको भी ना ठीक से ड्रॉ नहीं किया हुआ, ये इसकी करेक्ट इमेज नहीं है.
करेक्ट इमेज में कुछ अलग बनना चाहिए। बाकी ऑप्शंस के हिसाब से ये मान लेते हैं, परंतु सही मायने में तो आकृति की ये वाटर इमेज नहीं है, इमेज इससे अलग बनेगी, नीचे का पोर्शन सही नहीं बनाया होगा। अगर कोई क्लेम करे तो हो सकता है हमारी टीम की ओर से गलती हो गई होगी, ये फिगर नीचे का पार्ट सही नहीं बनाया होगा, नीचे के पार्ट में भी आकृति चेंज होगी, तो वाटर इमेज बननी चाहिए थी। ऑप्शन से ये मान लीजिए, बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द फिगर? ऐसा लग रहा है ना, ये जहाज किश्ती क्या बना दिया भाई सर। इस फिगर में आपको काउंट करने हैं ट्राइंगल, बहुत आसान है। ये बात तो जान लेना कि सर एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन बनाओगे तो टोटल ट्राइंगल बन जाते हैं 3, 2 स्मॉल एक लार्जर 3। तो मैं ये बात कह सकता हूं सर, ये जो एक पार्ट दिख रहा है मेरे को ये वाला, इसमें है 3 ट्राइंगल, एक पार्ट इधर भी दिख रहा है ऐसा सेम 3 ट्राइंगल यहां भी, अलग अलग पार्ट में आपको देखने होंगे, 3 इधर 3 इधर 6। एक ट्राइंगल ऊपर देख पा रहे हैं 7, दो ट्राइंगल साथ में देख पाएंगे 8 और एक 9, दो ये रे एक ये रहा, यानी कि ट्राइंगल काउंट कीजिए 3 और 3 6, 2 8 और एक 9। सर 9 के बाद में एक 10 नंबर ट्राइंगल ये रहा 10, एक 11 नंबर इसके बगल में रहा 11। सर जब मैंने 11 काउंट कर लिए और 11 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है तो हो गया, 11 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आगे हम काउंट क्यों करें, माथापच्ची क्यों करें, और है ही नहीं। और बाय चांस अगर गलती से कोई है भी, बाय चांस कह रहा हूं, बाय चांस, तो 11 तो आंसर बन ही गया ना, इससे बड़ा ऑप्शन है ही नहीं, तो आगे चलने की नीड भी नहीं है। एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती है, हम समय का विशेष ध्यान रखेंगे, उनमें हमसे गलती ना हो। You can say it's a letter based analogy, or you can also say it coding decoding। इनके लिए अल्फाबेट की नंबरिंग तो याद कर लेना सर, बाकी कुछ आए नहीं आए, अल्फाबेट की नंबरिंग तो कंठस्थ होनी चाहिए। हाई IJKL, सॉरी IKJL, ओपन। तो अगर मैं एक कॉमन सेंस से अल्फाबेट की नंबरिंग के बेस पे कोडिंग डिकोडिंग ऑब्जर्व करूं, सर RS में 1+, AC में 2+, T और W में 3+, E और I में 4+। सर ये कोडिंग डिकोडिंग चल रही है 1 2 3 4 ऐसा। HI 1+, IK 2+, ZJ 3+, HL 4+, प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4। सर इसी प्रकार O में 1 ऐड करेंगे P बनेगा, P में 2 ऐड करेंगे R बनेगा, E में 3 ऐड करेंगे H बनेगा, N में 4 ऐड करेंगे R बनेगा। ओपन से जो कोड बनेगा दैट इज PRHR, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी, और यू कैन से कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू लेटर चेंज करने का सवाल है, बड़ा ही सिंपल। दिस इज कॉल्ड लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में होता क्या है, अगेन आपको बात ध्यान रखनी है, सर अल्फाबेट की नंबरिंग को याद रखना, सर अल्फाबेट की नंबरिंग को याद रखना, और ये समझ लेना कि दीज आर 4 डिफरेंट डिफरेंट सीरीज। ये असल में एक क्वेश्चन नहीं है, 4 अलग अलग सीरीज हैं, चारों पे ट्राई करो। जैसे फर्स्ट देखो 7 से 3 में चल रहा है -4, आगे भी C को 29 भी कहते हैं, 26 पर Z, 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C। तो अगर 4 माइनस करेंगे 25, 25 में से 4 माइनस किया 21, आगे 17 भी। 4 4 माइनस कर रहे हैं सब में, उत्तर डी तो नहीं होगा सर। A और C यू कैन सी सर 2+,
C and E 2 plus, E and G 2 plus, Z and I 2 प्लस। ये प्लस 2 की सीरीज है, U के बाद आएगा Z, उत्तर ये भी नहीं है। थर्ड लेटर G बनना ही है। 19 and 15 यू कैन से 4 माइनस, 11 4 माइनस और 7 4 माइनस। ये था +2 का पैटर्न, ये था -4 का पैटर्न। एंड 13 and 2 15 2 17 2 19 है +2। यू जी जी एस ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यू जी जी एस ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यही आपके सवाल का उत्तर है, यही आपकी बात है सर। एनालॉगी, और वो भी एकदम सिंपल वाली। 8 is related to 512, 12 is related to 1728, 15 is related to what? आप जब भी रीजनिंग मैथ्स पढ़ते हैं तो स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर तो आपको याद ही होंगे, वर्ग और घन संख्याओं में रिलेशन तो होना ही चाहिए। सर, इफ आई डू क्यूब ऑफ 8 इट्स 512, 8 का क्यूब होता है 512, 12 का क्यूब 1728 एंड 15 क्यूब इज 3375। परफेक्टली नंबर के आपको क्यूब दिए हुए हैं, 8 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, तीनों नंबर के क्यूब दिए गए हैं। और क्यूब याद करना कितना सिंपल, आपको 40 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब आने चाहिए। सो सिंपल सर। नंबर सीरीज एंड नंबर सीरीज का पैटर्न 17 38 84 376 770 17 38 84 376 772। व्हाट वी वांट टू डू, प्लीज चेक। सर, सीरीज में अगर मैं गौर से देखूं ना तो ईच स्टेप इज ऑलमोस्ट डबल। जैसे 376 का डबल करूंगा तो 700 के राउंड जाएगा, ठीक है। हम देखो ऐसा कर सकते हैं, 17 का डबल 34 प्लस 4, 38 का डबल 76, 76 प्लस 8, यस। 376 का अगर मैं डबल करूंगा तो ये आएगा सर 740, 752 प्लस 20। बीच में 2 स्टेप नंबर है, मतलब कि मैं ये कर सकता हूं क्या, इधर भी मल्टीप्लाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई 2। तो ये पैटर्न बनना चाहिए। दिस इज अ टेबल ऑफ 4, 4 8 12 16 एंड 20। हर बार डबल करके 4 की टेबल को ऐड किया जा रहा है। डू फास्ट। 84 इंटू 2 168 एंड 12 180। और देखिए 180 का डबल 360 प्लस करेंगे 16 376। यस। तो नंबर सीरीज में हमेशा आप बड़ी संख्याओं से अनुमान लिया करें कि सीरीज का पैटर्न कैसा बनना चाहिए। सर, ये 24 नंबर क्वेश्चन, एक्रीमनी यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कटुता, और ह्यूमनिटी हम कह सकते हैं मानवता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। एक्रीमनी और इम्यूनिटी, विल्ड का मतलब संभालना, कैरी करना, पास रखना, संभालना। एंड इसका अपोजिट क्या होगा, एग्जैक्ट, फॉरगो, यूज, अप्लाई। यूज एंड अप्लाई नहीं, फॉरगो, त्यागना, छोड़ देना, लेफ्ट, त्यागना, फॉरगो। सो दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन से रीजनिंग प्लस इंग्लिश, जहां आपको थोड़ी बहुत वोकैब यूज हो रही है। एक्रीमनी और ह्यूमनिटी एक दूसरे के अपोजिट, विल्ड और फॉरगो भी अपोजिट होगा। आंसर बनेगा बी। एंड सर,
The last question is the for coding decoding, and this is the only one question of this topic that is have some logic. Demand is written as 410132144. Supply is written as 194161612225. And in the same language, how can we write product? Sir, please look carefully. अल्फाबेट की नंबरिंग तो याद होनी ही चाहिए. 4, 5, 13, 1, 14, 4. नाउ इफ यू से सर कुछ कुछ कोड तो आपको मिल रहे हैं सेम. देखो 4 ये रहा एग्जैक्टली, बट 5 का आपने डबल कर रखा है 10. देन 13 सेम. 1 का भी आपने डबल कर रखा है 2. देन 14 एंड 4 आर सेम. इसका मतलब केवल ए और ई का डबल किया है. ओ आई कैन से सर वॉवल जो भी है ना, वॉवल्स इनको तो यूज करना है एज ए डबल एंड कॉन्सोनेंट को यूज करना है सेम. वॉवल शुड बी यूज एज डबल एंड कॉन्सोनेंट शुड बी सेम. सर 19 देखो सेम है. इट्स 21 का डबल 42, देन 16, 16, 12, 25, everything same. Now please do 16, 18, 15. O is a vowel, so use as 30. So I can say 16, 18, 30. 16, 18, 30. There is one option only, but you can try remaining. D मतलब 4. U means 21 का double 42. And 3 and 20. सर अल्फाबेट की नंबरिंग एक एक अक्षर याद होगा तो ऐसे लॉजिक भी ट्रेस कर पाएंगे कि वॉवल का तो किया डबल एंड कॉन्सोनेंट किया सेम. तो ये थे बच्चों हमारे इस पेपर के कंप्लीट पूरे 25 क्वेश्चन. इस शिफ्ट में एसएससी के जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आपने डिटेल्ड एनालिसिस किया. किस क्वेश्चन पे किस प्रकार की चीजें बननी चाहिए, कंप्लीट उन पे हमने चर्चा की है. अगर ये पूरी बातें आपको समझ में आई बेटा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. और आप हमारे इस चैनल पर हमारे साथ बने रहिए. लगातार बेटा आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस, बहुत बेहतरीन प्रकार के सेशन आने वाले हैं. आपका एग्जाम टारगेट कोई भी हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी का पूरा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको यहां मिलेगा. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा. मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में. तब तक के लिए शुक्रिया. जय हिंद, जय भारत.